6 करोड़ गुजराती, यही मेरा परिवार। अभी हो रहा है, अब होगा मगर हो नहीं रहा है। जी हाँ, खास खबर में स्वागत है आपका। मैं हूं अमित और आज हम ये बात करेंगे गुजरात चुनाव की। जी हाँ, गुजरात चुनाव की अगर बात करें तो देश भर की जो नजरें हैं वो इस चुनाव पर गड़ी हुई है और देखने में ये भी आ रहा है कि पीएम मोदी और राहुल गांधी की यहाँ पर बात करें तो जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं बड़ी जोर शोर से कर रहे हैं। राहुल गांधी की बात करें तो एक नए रूप में वो नजर आ रहे हैं, नए ढंग में नजर आ रहे हैं और उनकी जो बातें हैं वो बातें भी जो रख रहे हैं वो सशक्त तरीके से रख रहे हैं। दिखाते पहले आपको एक रिपोर्ट। गुजरात चुनाव इन दिनों देश की राजनीति की धुरी बने हुए हैं। पूरे देश में राजनीति गुजरात पर ही आकर ठहर गई है। देश की राजनीति में गुजरात चुनाव हलचल पैदा कर रहे हैं। व्यक्तिगत आक्षेप भी जमकर एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। गुजरात के निवासी ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी गुजरात चुनाव को लेकर एक जिज्ञासा है। माना तो ये जा रहा है कि गुजरात चुनाव ही देश की राजनीति की दिशा तय करेंगे या फिर यूं कहें कि 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव और कुछ राज्यों में 2018 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर बड़ा प्रभाव डालेंगे। गुजरात में होने वाले चुनाव को सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिष्ठा से जोड़ा जा रहा है और उसका अहम कारण है पीएम मोदी का वहां लंबे समय तक मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता संभालना। वहीं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का भी नया रूप गुजरात के चुनाव प्रचार में सामने आ रहा है। राहुल सशक्त तरीके से अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात चुनावों में राजस्थान के नेताओं का भी अहम योगदान नजर आ रहा है। दोनों ही पार्टियों ने कमान राजस्थान के नेताओं को सौंप रखी है। बीजेपी से जहां भूपेंद्र यादव कमान संभाले हुए हैं तो वहीं कांग्रेस से अशोक गहलोत बीड़ा उठाए हुए हैं। बीजेपी शुरू से ही इन चुनावों में अपनी बड़ी जीत का दावा करती आ रही है, लेकिन दावों और हकीकत में अंतर साफ नजर आ रहा है। बीजेपी के लिए भी चुनाव का रण इतना आसान नहीं दिख रहा है। चुनाव से पहले ही कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि बीजेपी के उलट जाते दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो दलित समुदाय से जुड़ा मुद्दा हो या पाटीदार आरक्षण से जुड़ा मुद्दा। वहीं कांग्रेस भी पूरा दम खम लगाए हुए है, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि गुजरात का ये रणक्षेत्र कौन जीतेगा, क्योंकि जनता जनार्दन के मन में क्या है वो कोई नहीं जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी हैं वो भी एक नए रंग और ढंग में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी 27 विधानसभा चुनाव है उनके नेतृत्व में वो हार चुके हैं, लेकिन अगर बात करें गुजरात चुनाव की तो यहां पर उनका एक नया चेहरा नजर आ रहा है। लग रहा है कि साफ तौर पर दिख रहा है कि वे इस चुनाव के लिए पूरा होमवर्क करके यहां पर आए हैं। गुजरात में तमाम बड़े शहरों में जा रहे हैं और अपनी बातों को भी प्रभावी ढंग से रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी सामने आ रही है कि इन गुजरात चुनाव में राजस्थान की जो नेताओं की भूमिका भी है वो काफी अहम मानी जा रही है। अगर हम यहां बात करें कांग्रेस की तो यहां पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के हाथों में कमान है। तो बीजेपी से बात करें तो भूपेंद्र यादव के हाथ में कमान है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इन चुनाव में राजस्थान के नेताओं की जो भूमिका है वो भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो राहुल गांधी की यहां पर हम बार बार बात यही कर रहे हैं, बार बार मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि छोटी छोटी चाय की दुकानों पर वो चाय की चुस्कियां लगाते भी नजर आए हैं।
तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं और वही इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया अमित। तो हम बात कर रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर के, और राहुल गांधी वहां लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश के जो मुख्य हैं, जिन्होंने 13 साल तक वहां पे मुख्यमंत्री पद का कार्यभार अपने जिम्मे रखा, और एक लंबी पारी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात मुख्यमंत्री पद की खेली है। अब लेकिन एक परीक्षा की घड़ी है। जिस कांग्रेस को वेंटिलेटर पे मान के चल रहे थे अमित शाह और नरेंद्र मोदी, लेकिन उस कांग्रेस में जान आ गई है, और मैं कहूंगा कि अब आईसीयू में नहीं है, वो गैलरी में घूमती नजर आ रही है। शायद यही वजह है कि मोदी को अब 5 दिन 17 सभाएं करनी पड़ रही हैं, और तमाम जो पहलू हैं छूने की हम कोशिश करेंगे। राहुल गांधी का भी एक नया अवतार यहां दिखाई दे रहा है। राहुल लगातार मंदिरों में जाते हैं, बड़ी सभाओं की बजाय वो नुक्कड़ सभाएं या पर्टिकुलर किसी जनसमाज जिसे कहते हैं, उस रूट पे अब राहुल अपना काम कर रहे हैं। राजस्थान के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जीते चाहे बीजेपी या कांग्रेस, लेकिन रणनीतिकार वो राजस्थान के हैं। कांग्रेस में अशोक गहलोत अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो भाजपा में भूपेंद्र यादव वहां अपनी पूरी तरह से रणनीतिकारों में शुमार हैं। हमारे साथ महेश शर्मा जी इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक हैं, ज्योति खंडेलवाल जी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी, और मनीष पारिक साहब हमारे साथ हैं, भाजपा के नेता। महेश जी, आपको लगता है कि जो रूप अभी अब चुनाव का हम देख रहे हैं गुजरात का, 3 महीने पहले तक कुछ ऐसी स्थिति मानी जा सकती थी कि गुजरात के चुनाव का ये रूप भी बनेगा, क्योंकि मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह हों, जो गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, दोनों ही ये मान के चल रहे थे कि वहां कांग्रेस लड़े ना लड़े कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समीक्षक भी ये बात कहते थे, बहुत सारी चीजें सामने आ रही थी। लेकिन जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, अहमद पटेल ने चुनाव जीत दर्ज कराई, उसके बाद में लगता है कि एक स्टेज ऐसी आई कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की। और आज की जो पोजीशन है, जैसे मेरा पहले भी सवाल रहा आपसे कि क्या इस दृश्य को किसी ने सोचा था कि कांग्रेस इस तरह से दौड़ेगी वहां पे? देखिए, जहां तक है जिस तरह का जो परिदृश्य बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पहले एजम्पशन करके जो चल रहे थे कि भाई ये तो हमारा ही गढ़ है, वो वाली स्थिति नहीं है। बाद में जैसे हालात जो बने हैं, और खासकर उन 3 व्यक्तियों के, 3 जो आपके हार्दिक पटेल है, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी, इस युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, और जिस तरह से जो हालात बने, और फिर कांग्रेस का उसका उनके खेमे की तरफ उनका जाना, तो इसमें एक जो जमी जमाई जो व्यवस्था जो चल रही थी, तो उसकी वजह से भाजपा के लिए एक संघर्ष वाली स्थिति आ गई है। पहले जो एक वॉकओवर टाइप की जैसे मानते हैं कि ऐसी स्थिति थी, लेकिन अब वो वॉकओवर वाली ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसको संघर्षपूर्ण बना दिया गया है। अब चूंकि जो सत्ता में रहता है पहले, उसे ये खतरा तो रहता ही है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी चलता है साथ के साथ, और साथ साथ ही जो केंद्र सरकार की जो भी नीतियां रही है, उन नीतियों की भी उसमें दोनों राज्य और केंद्र की नीतियों को एक मिक्सअप होने की वजह से जो एक नेगेटिव पॉइंट्स जो है वो मतलब काफी भारी हो गए थे। ऐसी सूरत में चूंकि वहां गुजरात अस्मिता का भी एक सवाल है, लोग बाग इस भाजपा जो सत्तारूढ़ दल है, वो इस समय गुजरात का अस्मिता और गुजराती प्रधानमंत्री, इस चीज को एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसे बीजेपी का अंतिम हथियार कहा जा सकता है? ये बिल्कुल है। इसमें मनीष जी, आपके पास में आऊंगा। बीजेपी अपना अंतिम हथियार, और इसमें कोई संदेह नहीं है। जो खबरें आ रही हैं कि एनआरआई से भी नरेंद्र मोदी ने संपर्क किया है कि आप लोग वोट कास्ट करने के लिए आइए। दूसरा, लोगों को यह भी कहा जा रहा है कि देश की राजनीति के अंदर एक गुजरात का व्यक्ति पहुंचा है, वह प्रधानमंत्री है मोरारजी देसाई के बाद, तो उस ओर ध्यान देना चाहिए और एक बार वापस से बीजेपी को गुजरात में लेके आने के। तो ये वो भावनात्मक जो अपील चीजें जो की जा रही हैं, देखिए यूं तो ये खुली जंग है, जिसके पास में जो सूझबूझ लगती है, अगर आपके पास में वेपन्स हैं और युद्ध में अगर उन्हें काम नहीं लेते हैं तो वो कोई काम के नहीं है। अगर आप में वास्तव में हुनर है वोट को आकर्षित करने का, तो आपको लेना भी चाहिए। लेकिन ये सोचा नहीं था किसी ने कि कांग्रेस इस तरह से बिल्कुल बराबर की टक्कर देगी और मोदी जी को इतना संघर्ष करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे महेश जी अभी कह रहे हैं कि एक इमोशनल हथियार के रूप में अब बीजेपी को अंतिम हथियार के रूप में अपने इमोशंस को लेके आना पड़ रहा है।
नहीं, योगेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी मेहनती प्रधानमंत्री हैं। परिश्रम उनकी दैनिक चर्या में शामिल है। वो 18 घंटे रोज काम करते हैं। तो ये कोई बात नहीं कि मेहनत करनी है। आपने देखा यूपी में उन्होंने ये काम किया, असम में भी ऐसे किया और बिहार में भी किया। जो कांग्रेस पार्टी है उसमें मेहनत की है। राहुल गांधी ने ऐसे यूपी में भी काम किया था। तो मैं नहीं समझता कि चुनावी जंग है उसमें तो सभी मेहनत करते हैं। बात इतनी सी है, खाली ये सवालिया निशान बार बार इसलिए आता है कि 15 बरस से बीजेपी की सरकार है और जो भारत की राजनीति की फितरत है वो है कि एंटी इनकम्पेंसी एक मेजर फैक्टर होता है। 15 साल में गुजराती जो जनता है उसको कुछ ना कुछ ऐसा दिख गया होगा जिससे वो ऊब गई या नाराज हो गई। उन चीज को कल्टीवेट कराने के लिए कांग्रेस पार्टी मेहनत कर रही है। और सबसे बड़ी बात जो आप देखेंगे, अगर मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी की अपनी नजाकत है वो बड़ी अजीब है इस बार। दूसरी बात उसकी रवायत है, उससे वो अलग हट गई है। आपने देखा जिग्नेश मेवानी, हार्दिक और ये सब इस तरह के लोग वहां पे पॉइंट बने हैं, केंद्र बने हैं। जो कांग्रेस के नेता है वो साइड ट्रैक पे, उनका इसमें रोल नहीं है। तो ये भी सो कहिए आपकी खुद की फौज नहीं है, रथ नहीं है, घोड़े नहीं है और लड़ाई में उन पैदल सैनिकों के भरोसे जा रहे हैं जो पहले कभी लड़े नहीं है। ये भी दृष्टि बनती है। महेश जी ने जो बताई बात मुझे ऐसे दिखती है। दूसरी बात तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बीजेपी वहां लीडर है। बीजेपी कहती है वो ये करते हैं कि आलू ये सोना, ये तो इन्होंने कहा था। 15 लाख क्यों नहीं आए, इन्होंने कहा था। हार्दिक की सीडी मत देखो, इन्होंने कहा था। और बीजेपी को हमको वोट दे दो, हम कह रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, मूल मुद्दे जो सड़क, पानी, लाइट और ये है, वो तो चुनाव प्रचार में कांग्रेस पार्टी बोल नहीं पा रही। अब जो बातें कर रही है वो सब फिक्सिशियस बातें हैं। आप नहीं समझ रहे कि बीजेपी चुनाव लड़ा रही है। मनीष जी, इस चुनाव में जो दृश्य दिख रहा है, कांग्रेस के पास में खोने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास में वो मैदान है कि इसमें एंजॉय करके खेले। अगर हमें कुछ मिलता है तो हमारी वाहवाही है, नहीं तो हमारे कार्यकर्ताओं को तो हमने कम से कम मजबूत कर ही डाला है गुजरात में। कांग्रेस ये कह सकते हैं कि इस वक्त पूरी तरह से इस चुनाव को, अगर इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि इसको एंजॉय कर रही है चुनाव को, इसमें पॉलिटिकल टूरिज्म की तरह इसे अपना रहे हैं राहुल गांधी वहां पे। लेकिन बीजेपी के पास में आप मुद्दों की बात कर रहे हैं। देखिए, जब नरेंद्र मोदी पिछला जब चुनाव लड़ा था उन्होंने 2009 के अंदर, मुख्यमंत्री तो थे ही, स्थानीय मुद्दों पे बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते थे। लेकिन केंद्र में यूपीए गवर्नमेंट थी जिसकी लीडरशिप कांग्रेस के हाथ में थी। वहां कांग्रेस को घेर सकते थे कि मैं इतनी योजनाएं लेकर के आ रहा हूं। विकास मॉडल उस समय चल रहा था कि नरेंद्र मोदी विकास का दूसरा नाम है। लेकिन आज नहीं कह सकते। अब अगर ये नहीं कह सकते हैं कि गुजरात में अगर मैं कोई विकास और करना चाहता था तो यूपीए सरकार ने मेरा सहयोग नहीं दिया। अब तो 3-3.5 साल से आप खुद सरकार में हैं। 3.5 साल से तो ऐसी कोई योजना होती ही नहीं है कि जिसको आप अमली जमा नहीं पहना सकते। तो इस वक्त आप ऑफेंसिव नहीं है, आप डिफेंसिव है अभी, क्योंकि आपके पास में ना केंद्र को कोसने के लिए कुछ है, ना राज्य को कोसने के लिए कुछ है। तो मुद्दे बीजेपी ने मुद्दों पे है अपने पे। तो बीजेपी के पास में तो गिनाने के लिए विकास के मुद्दे होने चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि वो ऐसी राजनीति पे आ गई कि अब सीडी का सहारा है सरकार के लिए। वही कह रहा हूं कि मैंने आपको पहले भी कहा, कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है जो बीजेपी ने उसको दिए हैं। सबसे बड़ी बात, कोई व्यक्ति अगर अपनी तरफ से खेलने आया है तो उसके अपने शॉट नहीं है। जिस तरह की बॉल्स आ रही है उसको वो खेल रहे हैं। डिफेंसिव वो है। माननीय मोदी जी ऑफेंसिव ही रहते हैं, अपनी नीतियों में भी ऑफेंसिव रहे हैं। उन्होंने देखा, आपने कहा कि उन्होंने कहा कि नोटबंदी लगानी पड़ेगी, कड़वी दवा पिलानी पड़ेगी, जीएसटी होनी पड़ेगी। वो भी वहां पर मजबूती के साथ खड़े हैं तो देश उनके साथ खड़ा है। तो ऐसा नहीं है डिफेंसिव कभी होना पड़ेगा भाजपा को। जो गुजरात की अपनी विकास संकल्पना है वो बदस्तूर जारी है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। चाहे आप जीडीपी के बात पर दें, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में करें, एनआरआईज का बहुत बड़ा रोल रहता है। उनकी जो ग्रोथ है, उनका जो भी कोई टैक्सेशन एस्पेक्ट है वो भी अच्छा है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में। ज्योति जी हमारे साथ में। ज्योति जी, पूरे चुनाव को लेकर के क्या मानना आपका? बीजेपी का सीधा आरोप है कि कांग्रेस के पास में न नेता है न मुद्दे हैं। देखिए, अगर हम इस तरीके से अगर बात करें कि गुजरात के मामले में, तो गुजरात के मामले में आज नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं। वो अपने आप को क्या केवल गुजरात का नेता कह सकते हैं? आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो वो वहां जाकर के अगर ये कहें कि गुजरात का ही मैं हूं और उस तरीके से प्रेजेंट करें तो निश्चित रूप से गलत है। आप खुद बताएं, बीजेपी में गुजरात को रिप्रेजेंट करने के लिए आज कौन से नेता को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आज भी वहां पर जाकर के प्रधानमंत्री जी को ही लड़ाई लड़नी पड़ रही है और एज ए खुद को ही फेस बना करके आपको लड़ना पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम तो बीजेपी में ज्यादा नजर आ रही है कि आपको मोदी जी के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद आपको 2 बार मुख्यमंत्री भी बदलने पड़े।
आपको वहां पर वो फेस नहीं मिला जो फेस आपको गुजरात में जो बीजेपी को जो फेस मिलना चाहिए था, या जिसको काम करके नाम पर वो कर सकते थे। जहां तक मनीष जी ने अभी बात कही, निश्चित रूप से 3.5 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और गुजरात में बीजेपी की सरकार है। आज बीजेपी को जिस स्तर पर जाकर के वो चुनाव लड़ रही है, वो स्तर पर तो मुझे लगता है जाना ही नहीं चाहिए। उनका स्तर तो ये होना चाहिए जो कि हमने जनता के लिए क्या किया, हमने विकास में ये दिया, हमारी नीतियां ये थी जिसमें हम सफल होकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं। हम जो माहौल वो जो अपने कामों को सराहने का जो प्रेजेंटेशन जो है, वो आप देखेंगे कि गुजरात चुनावों में बीजेपी का बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। बल्कि नजर क्या आता है कि आप कोई फ्रॉड सीडी लेकर के आते हैं, कभी किसी बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश करने की कोशिश करते हैं, आप वहां पर भावनात्मक इमोशनली लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब आप बंगाल में जाते हैं तो नेताजी की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस की, और जाते हैं। आप गुजरात में आते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, फिर भूल जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को केवल पटेलों का नेता बनाने की कोशिश करते हैं और उनका इस तरह की बातें करते हैं। तो ये इमोशनली अगर आप कुछ काम करने, केवल भावनात्मक रूप से काम करने का अगर प्रयास करते हैं और अगर अपने विकास को नहीं गिना पाते, तो मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी एक कमी है जो लोकतंत्र में। जहां तक बात, ये तो मैं कहना चाहूंगी गुजरात में बहुत अच्छी बात है, अगर दो पार्टियां बहुत मजबूती से अगर चुनाव लड़ती हैं तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। लोगों के पास विकल्प आता है कि वो अपने पसंद के नेता को या अपनी पसंद की पार्टी को चुन सके। अगर एक पार्टी बहुत ज्यादा कमजोर हो और एक पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो लोगों के पास विकल्प कम हो जाते हैं, और लोकतंत्र में विकल्प कम होना अपने आप में लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा है। तो ऐसे में जरूरी है कि दोनों पार्टियां बहुत मजबूती से लड़ें। और राहुल गांधी जी इस समय जिस तरीके से उन्होंने गुजरात में यूं कहें कि अपने आप को प्रेजेंट किया है, अपनी बात को रखा है, वक्तव्य को रखा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जैसे वहां पर जाकर के लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास किया है, घर घर जाकर के वो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं, और खास तौर से आप यूं कहें कि इस समय विरोध तो है, आप खुद देखेंगे नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद सूरत में जिस तरह से वहां पे व्यापारियों ने विरोध किया, पटेल समाज का, पाटीदारों का, यूथ में जो विरोध आ रहा है, हो सकता है कि जो पुराने जो लोग हों वो एक कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हों, लेकिन यूथ में जो विरोध नजर आ रहा है। और जहां तक बात केंद्र की नीतियों को लेकर के भी है, तो आप कितना ही कहें कि हम उसमें सफल हो गए, हम उसमें सफल नहीं हो पाए। मैं एक बात के साथ अपनी बात को यहाँ पे खत्म कर दूंगी, लेकिन इन सब के साथ भी मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी जो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ईवीएम मशीन में बार बार कमी और खामी को हम देख रहे हैं। हमने रिसेंटली भी देखा यूपी के इलेक्शंस में भी। और सबसे बड़ी बात जो निकल करके सामने आती है कि जब भी गड़बड़ सामने आती है, उस गड़बड़ में गलत वोट हमेशा बीजेपी को जाता है। अगर कोई नॉर्मल गड़बड़ हो तो हो सकता है कि गड़बड़ का वोट कांग्रेस को जाए, गलती का वोट बसपा को जाए, गलती का वोट किसी और पार्टी को जाए, या गलती का वोट बीजेपी को जाए। लेकिन हर बार जब भी ईवीएम में आप गड़बड़ पकड़ते हुए देखते हैं तो हर बार गलत वोट जो है वो बीजेपी को जाता हुआ दिखता है। और ये जो एक मैं ये किसी पार्टी या मैं किसी पार्टी की प्रतिनिधि होने के नाते नहीं, व्यक्तिगत रूप से भी कहना चाहती हूं कि अगर हम लोकतंत्र में, अगर हमारे चुनाव करने के तरीके में या ईवीएम में हमारे चुनने के तरीके में अगर कहीं अविश्वास पैदा होता है तो वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए घातक है। और मुझे लगता है कि देश का प्रधानमंत्री होने के नाते नरेंद्र मोदी जी को, या सत्ताधारी पार्टी होने के नाते, ये बीजेपी की जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि वो लोकतंत्र में आए हुए इस संशय को, क्योंकि लोकतंत्र में एक छोटा सा संशय भी बहुत भारी पड़ सकता है, या हमारे लिए बहुत, हमको एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में जो विश्व में स्थापित करता है उसमें कहीं ना कहीं छेद कर सकता है। तो वो संशय को दूर करने के लिए सत्ताधारी दल को, प्रधानमंत्री जी को एक विश्वास का माहौल क्रिएट करना चाहिए कि इस बात का तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि ईवीएम में गड़बड़ नहीं होगी। बात सही नहीं तो ये चीज, अभी जब यूपी के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव रहे, वहां पे भी मेरठ और कानपुर में इस तरह की शिकायतें आई है। लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि जब इलेक्शन कमीशन ने जब शिकायतें मिली थी तो उस वक्त सबको ओपनली कहा था कि अगर किसी को भी कोई संशय है तो आप इसमें हैक करके बता दीजिए, या इसमें कुछ गड़बड़ अगर कहीं होने की संभावना तो वो सब आप बता ही दीजिए। उस समय कोई गया नहीं। तो कमीशन के स्तर की बात है कि बीजेपी इसका सीधा जवाब क्यों दे
ये जब आरोप लगे तो बीजेपी का इसमें साफ स्टैंड है कि हम इसके लिए अधिकृत ही नहीं, हम क्यों जवाब दें, हमें ऐसा लगता भी नहीं है। नहीं, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगी योगेंद्र जी। पहली बात तो कि वहां पर ये बात आई थी कि आप ईवीएम मशीन की जो जांच है उसको करवाने के लिए, तो आपने कहा इसको कल देख लें। आप खुद जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन के मदरबोर्ड को देखे बिना आप उसमें क्या कमी और खामी है वो आप कहीं भी, आप केवल कंप्यूटर को देख करके, उसके मॉनिटर को देख करके नहीं पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर क्या कमी और खामी हो सकती है। एक्चुअली में आपको उसका हार्डवेयर जो उसका सीपीयू है वो आपको खोल करके देखना ही पड़ेगा, और अगर आप उसकी इजाजत नहीं देंगे तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप टेक्निकली तौर पर देखेंगे तो उसका कोई फायदा नजर आता है। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है इलेक्शन कमीशन अपना काम करता है नहीं करता है, उस पर क्या दबाव है नहीं है, मैं उस मामले में इतना जाना चाहूंगी। लेकिन भारत विश्व में एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में स्थापित है, और उसकी चुनावी प्रक्रिया में मुझे नहीं लगता कि इसके पहले इतने संशय कभी पैदा हुए हैं, और अगर वो आज संशय पैदा हो रहे हैं तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी बनती है। चलिए मैं लौटूंगा। तो देखिए ये चुनावी जंग है और इसमें बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। आए दिन गुजरात के चुनाव की तस्वीर बदल रही है। कभी ये आरोप चलता है, कभी ये मुद्दा गरमाता है, कभी कौन किसके साथ में जा रहा है, कभी किसी की सीडी आ रही है, कभी कोई कहीं जा रहा है, कोई किसनी सड़कें नाप रहा है, कहीं पे कार्यालय को लेकर के माथापच्ची चल रही है। तो गुजरात का चुनाव उस रोचक मोड़ पे जाता नजर आ रहा है जिसकी शायद हमने उम्मीद नहीं की थी। ये माना जा रहा था पहले कि कांग्रेस बहुत कमजोर है, वहां पे कैंडिडेट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की जीत से जिस तरह से बीजेपी में जोश भरा हुआ था, गुजरात के चुनाव को चाहे समीक्षक हो चाहे बीजेपी के नेता बहुत हल्के में लेकर के चल रहे थे, और ये माना जा रहा था कि कांग्रेस यहाँ वेंटिलेटर पे है और बीजेपी दौड़ रही है। तो ऐसे में कांग्रेस उठना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अब कांग्रेस लगता है कि वार्ड से बाहर नहीं, अब गैलरी में घूमती नजर आ रही है, यानी कि बराबर की टक्कर देने की स्थिति में कांग्रेस वहां कहीं जा सकती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे वापस कि कांग्रेस की जो मूल धारणा जिस वोट को लेकर के थी उस पर दाव क्यों नहीं खेल रही है कांग्रेस। एक छोटे से ब्रेक के बाद करोड़ गुजराती, यही मेरा परिवार। अभी हो रहा है, अब होगा, अब होगा मगर हो नहीं रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। हम बात कर रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की। तमाम पहलू आपने देखे, ईवीएम से लेकर के आरोप प्रत्यारोप, या दो तीन चीजें दिखाई देती हैं कि बीजेपी को विकास के मुद्दे पे लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, जिस पर लड़ना भी चाहिए क्योंकि रूलिंग पार्टी है। गत चुनाव में 2009 में क्योंकि गवर्नमेंट सेंट्रल में यूपीए की थी जिसको कांग्रेस लीड कर रही थी, वहां पे बीजेपी की थी। नरेंद्र मोदी जमकर निशाना साध रहे थे कि हमारे पैसे को विकास के लिए जो रिलीज होना चाहिए वो नहीं होने दे रहे, लेकिन गुजरात किसी के भरोसे नहीं, खुद का विकास खुद करेगी। अब स्थितियां बदल रही हैं। नरेंद्र मोदी अभी सब बातें कह नहीं सकते। अब उन्हें विकास के मायने, विकास के वादे, विकास के दावे ये ही गिनाने पड़ेंगे, इसके अलावा कुछ चारा बस्ता नहीं है। चलिए मैं आपके पास में आना चाहूंगा महेश जी। दो तीन चीज तस्वीरें मैं यहां देख रहा हूं। एक तो माइनॉरिटीज के वोट जो कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक के रूप में माना जाता है। दूसरा, राहुल गांधी मंदिरों को और जिस तरह से सभी जातियों के बीच में जाना, ऐसा कोई मुस्लिम चेहरा भी वहां नहीं दिखाई दे रहा कि जो कांग्रेस को इस वक्त लीड कर रहा हो या जिसपे कहा जा सके कि इस पे कांग्रेस दांव खेल रही है। क्या माना जा सकता है कांग्रेस की एक रणनीति का हिस्सा है कि वोट को पोलराइज नहीं होने से बचाया जा सके? देखिए, पोलराइज जो है, जहां तक सांप्रदायिक पोलराइजेशन की जो सवाल है उसमें तो ये माना जा सकता है ये, लेकिन ये भी मान के चलिए कि अल्पसंख्यकों की जो वोट है वो अधिकांश मतलब क्या है कांग्रेस को ही जाता है। और जिस तरह का वातावरण पैदा हुआ अभी, ये पद्मावती वाला जो इशू है, ये भी मतलब काफी प्ले करेगा इस चीज को कि ध्रुवीकरण तो अपने आप ही मतलब इस मामले पे हो ही गया है। और दूसरा, फिर एक जातीय समीकरण के ध्यान में रखते हुए कांग्रेस वही काम कर रही है। कांग्रेस चाहे जिग्नेश हो, चाहे पाटीदारों का जो हार्दिक हो, और ये आपका जो ठाकुर का जो ओबीसी वर्ग का हो, तो इन सबको यूनाइट करने का मतलब यह है कि जहां अभी मुस्लिम और SC ST के जो वोट का बैंक अपना ये रखती थी दावा, इसने अपना दायरा पाटीदारों में फैलाने की कोशिश की है।
आप ये बोलो 20-25 साल पहले जो है पाटीदार भी मतलब क्या होता है कांग्रेस के समर्थक रहे हैं, लेकिन उसके बाद में बीजेपी के पक्ष में चले गए हैं। और आश्चर्य तो इस बात का है जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं जो पाटीदार हो गए, और जिसको लेकर के समझौता मतलब जिस तरह का जो दोनों में नेगोशिएशन हुआ है, अब आश्चर्य इसी बात को लेकर के अगर राजस्थान के देखा जाए गुजरों के आरक्षण को, आंदोलन को, कि 50% से अधिक नहीं जा सकता है, वहां वो किस तरह से इसको ये दिलवाएंगे। तो स्थिति तो यही है कि अब आरक्षण एक ऐसा झुंझुना हो गया कि हर दल मतलब कहते हैं जो चुनाव के अंदर आरक्षण 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 को लेकर के एक दूसरे की जातियों को वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। तो ये देश के लिए भी ठीक नहीं है। आज हो सकता है कि कुछ समय के लिए ये आरक्षण की मतलब एक उपहार जो है वो जीत के लिए सत्ता तक पहुंचने का साधन हो, लेकिन इसकी मायने जो है भविष्य में जो परिणाम आएंगे वो बड़े देश के लिए ठीक है। एक सवाल है मेरा यहाँ पे आपसे कि संविधान में साफ लिखा हुआ है कि धर्मनिरपेक्ष, हमारे यहाँ जाति धर्म क्षेत्रवाद इन सबसे ऊपर उठ करके मानने की बात कही है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, कोई जाति कोई क्षेत्र कोई धर्म नहीं। लेकिन राजनीतिक दल चुनावी गणित बैठाने के लिए अपने जीत के आंकड़े सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले कास्ट धर्म इन सबको एक आधार बनाने लग गए कि कितने पाटीदार हैं, कितने ओबीसी से जुड़े हुए हैं, कितने एससी के लोग हैं, कितने किस कास्ट के लोग हैं, किस हिसाब से टिकट दिया जाना चाहिए। और गुजरात में कोई नई पहल मैं नहीं देख रहा हूं, ये हर राज्य की यही पोजीशन होती है, वहां इसी तरह से दिया जाता है। तो हम राजनीति को वास्तव में किस दिशा में लेके जा रहे हैं? देखिए आप ये देखिए जब वोट का जब चयन होता है तो ये जो कैंडिडेट का जो चयन होता है, उस कैंडिडेट के चयन में आप ये देखिएगा कि किसको मतलब पार्टी उस बहु जातियों को के कैंडिडेट को फिर उसमें भी मतलब क्या था जीतने वाली शख्सियत को लेकर के वो वोट देती है। यही शुरुआत गलत हो जाती है, उसके बाद में फिर उस समीकरण बैठने लगते हैं। आप ये बताइएगा कि जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं तो पहले उस वर्ग के लोगों के पास जाना, अब चाहे वो अक्षरधाम के मंदिर जाएं, चाहे किसी मंदिरों में जाएं, चाहे किसी चर्च में जाएं, सवाल ये है कि एक वो लॉबी विशेष का जहां एक फतवे जारी होते हैं कि साहब इनको देना है वोट, तो हर खेमे के पास मतलब दल जाता है। अभी आप ये देखिए, आपने देखा होगा एक चर्च ने किसी ने मतलब पर्चा बांटा है कि अल्पसंख्यकों को मतलब क्या होता है ना, ये इस शासन में बड़ा मतलब दमित किया गया है, तो लिहाजा मतलब आप उस व्यक्ति को वोट दें जो धर्मनिरपेक्ष हो। धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, जातिवाद, ये पूरे के पूरे जो है, और इसमें बाहुबल और क्या कहते हैं धनबल, ये सारी जो चीजें आती हैं ये एक विकृतियां पैदा हो गई है। और अगर चुनाव ईमानदार आदमी नहीं लड़ पाता है और वही चुनाव लड़ पाता है जिसकी ज्यादा मतलब जो संख्या वोटों की होती है, तो पैमाने बिल्कुल प्रत्याशियों के पैमाने बदल गए हैं। और दूसरा ये है कि वहां पे जो कितने ही योग्य व्यक्ति हो, लेकिन अगर उसके पास कोई वहां का जातिगत कोई समीकरण नहीं है तो उसको टिकट नहीं दिया जाता है, तो टिकट नहीं दिया। तो ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप कि माना जा सकता है कि दागी हो या बागी, लेकिन कैंडिडेट जिताऊ होना चाहिए। राजनीतिक दलों की पहली प्राथमिकता यही रह गई है। कोई राजनीतिक दल इस बात का दावा नहीं कर सकता कि हमने बिल्कुल इस पे कोई ध्यान नहीं दिया और हमने हमारे हिसाब से एक कार्यकर्ता को बेस बनाया है। कार्यकर्ता दोनों ही पार्टियां हो, चाहे तीसरी पार्टी या चौथी पार्टी हो, सब जगह हालात यही है। और देखिए पार्टियों की अपनी भी मजबूरी है कि हमें चुनाव जीतना है, तो सब चीजों को ध्यान में रखना होगा, होता भी वही है। मनीष जी, यहाँ एक बात है कि राहुल गांधी मंदिरों में जा रहे हैं, इस बात का बीजेपी मखौल उड़ा रही है, बीजेपी अपने अंदाज से उस पर कमेंट्स कर रही है। और जिन शब्दों को पहले कहा जाता था 2014 के दरमियान पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान या 2013 के नवंबर में जहां चुनाव हुए थे 4 राज्यों के, वहां पे वो छवि अभी राहुल गांधी की बना नहीं पा रही है बीजेपी। उस वक्त एक पप्पू इमेज, पॉलिटिकल पप्पू इमेज जो आप लोगों ने बनाने की कोशिश की थी या बनाई थी, वो अब गहरी छाप नहीं छोड़ पा रही है। बाकायदा राहुल गांधी पूरी तरह से इस वक्त मैदान में डटे हुए हैं। नहीं, वो छोड़ के जाते भी नहीं है, वो तो वहीं रहना ही है, उनको चुनाव तो लड़ाना ही पड़ेगा। उसका तो गलत संदेश जाता है। यूपी में भी पूरे टाइम राहुल गांधी वहीं थे, लेकिन अल्टीमेटली जो भी कोई परसेप्शन लिया जा रहा है वो इसलिए कि कांग्रेस के पास करने को नहीं था। बड़ी बात आपने कहा कि 15 साल बीजेपी का शासन रहा तो एंटी इनकम्बेंसी रही, तो इधर बीजेपी के पास ये है कि अभी के 60 साल में कांग्रेस का शासन था, हम केवल 3 साल हुए हैं, तो उसको हम ठीक करेंगे। उसकी जरूरत है। एक
दूसरी बात यह है कि जो परसेप्शन बीजेपी का वहां पर है वो परफेक्ट पे है, तो ये पक्की बात है जहां परफेक्शन की जरूरत होती है तो वहां पे थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो लोगों को लगता है कि कुछ ये बचाव में आ गए हैं। लेकिन पूरे अभियान में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी बचाव में नहीं दिखाई दी है। जहां पर जो आरोप लगाए गए थे उनका जवाब वहीं पर दिया गया और बात खत्म हो गई। इस समय कांग्रेस द्वारा कहा गया कि तुम मीडिया को मैनेज कर लेते हैं। फिर दूसरी दो बात हुई, तीसरी बात ये हुई कि मीडिया मैनेज हो गया तो फिर उन्होंने कहा कि हम ये नए लड़कों को ला रहे हैं और ये काम करेंगे। तो फिर बीजेपी ने कहा कि जो पुराने नेता है वो इफेक्टिव नहीं है, तो उसकी जवाब में उन्होंने ये कह दिया हमारे पास नए यूथ जुड़ रहे। तो आपने देखा कि हर बात का जवाब कांग्रेस के पास वही था जो भाजपा का प्रश्न था। जो सबसे बड़ी बात है योगेंद्र जी, अगर आप किसी भी जगह पर लीड करते हैं तो आपके पास मुद्दे होने चाहिए लीड करने के। आप केवल फॉलोअर हो गए और वैसे कहते हैं। एक बात मैं जानना चाहूंगा मनीष जी, आपने कहा कि मुद्दे होने चाहिए, ये तो हर व्यक्ति चाहता है, हर एक आम हिंदुस्तानी चाहता है, जो वोटर है वो भी चाहता है मुद्दे। लेकिन मुद्दे कौन से मुद्दों की बात कर रहे हैं? बीजेपी के पास में मुद्दे हैं, कांग्रेस के पास में मुद्दे नहीं, वो कौन से मुद्दों की बात कर रहे हैं? कह रहा हूँ सड़क की बात नहीं करी कांग्रेस ने, लाइट की नहीं करी, पानी की नहीं करी, खेती की नहीं करी, खाद की नहीं करी, किसान की। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, यानी कि आप कह रहे हैं कि जनता के दर्द की बात कांग्रेस नहीं उठा रही है, जातियों में बांटने की बात उठाने को है ही नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ, अब आप समझिए। छोटा सा जिक्र करूंगा, पोरबंदर में राहुल गांधी की सभा थी, वहां उन्होंने कुछ फैक्ट्स भी बताया है कि 300 करोड़ रुपए की हम सब्सिडी मछुआरों के नाम पे देते थे जो कोस्टल एरिया में फिशिंग करते थे उन लोगों को। वर्तमान सरकार ने उसे खत्म किया। लेकिन अगर कोई उद्योगपति पैसे मांगता है तो उसे 33,000 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं। ये एक सीधा आरोप है। इस आरोप में मैं एक बात और देख रहा हूं कि चुनाव हो जाएंगे, वोट भी गिर जाएंगे, हमें गरीबी अमीरी इसके वोट के लिए हम क्यों खाई खोदते जा रहे हैं? आपका भी यही हाल है, उनका भी यही हाल है। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो कोस्टल एरिया के मछुआरों की बात की थी, उसमें जो रोजगार में 1.3% बढ़ोतरी हुई है मछुआरे। आप ये भी तो देखेंगे, उन्होंने जो फिशिंग मैंने आपको कहा कैसे जो लोन दिए गए, जो मछलियां ज्यादा पकड़ में आ रही है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मछुआरों के लिए ये लोन नहीं दिया, लेकिन जो दूसरे प्रकार के लोन दिए गए हैं उसके कारण उनके रोजगार का प्रतिशत बढ़ा है। तो कांग्रेस ने यहाँ पर उस तरह की बात कर दी है कि जहां पर भाजपा को एडवांटेज जा रहा है। अल्टीमेटली मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं योगेंद्र जी की जो कोई बात करेगा विपक्ष को तो सबसे पहले बताना पड़ता है कि ये डिस्क्रिमिनिटीज हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं और ये इनके सुझाव या निवारण नहीं किए गए। कांग्रेस पार्टी अगर आज की तारीख में हार्दिक की बात करती है तो निश्चित तौर पर सड़क पर उसको बोलने को नहीं है, पानी पे नहीं है, लाइट पे नहीं है। यही भाजपा की सफलता है। आप इसी दिशा में मैंने आपको कहा डिफेंसिव भाजपा कभी नहीं हुई, क्योंकि जहां विकास का जो पैरा था वो फुल कॉलम था, इसलिए उन्होंने ये विषय लाए। और एक बात और बताता हूं, मीडिया का रोल होता है, सोशल मीडिया का चुनाव में रोल होता है, लेकिन पूरा चुनाव सोशल मीडिया के कमरे में ही कांग्रेस को लड़वा दिया। ये भाजपा की रणनीतिक सफलता है। आप देखिए 3 बातें कही, पप्पू मत बोलो, हार्दिक की सीडी मत देखो और ये आलू वाला हमने नहीं किया, 15 लाख दे दो। ये सब वो बिंदु थे जो भारतीय जनता पार्टी ने उठाए थे। आप जवाब ही देते रहोगे या खुद भी कुछ करोगे? जनता यही कहेगी इनको नेता बनाएंगे, ये जो उनके हाथों खेल रहे हैं, वो जो चला रहे हैं उसके ऊपर चल रहे हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं बात हुई इमैच्योर लीडरशिप की, वो अभी भी कायम है। एक दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी का डिफेंसिव होने का कोई कारण नहीं। चलिए, तो आपको ये लगता है कि मुद्दे है नहीं, मुद्दों को आधार जो होना चाहिए जनहित के मुद्दे वो कांग्रेस के पास में है नहीं, इसी वजह से मुद्दे दूसरे लेकर के आ रही है कांग्रेस। आप क्या करेंगे? सवाल ये है, लाइट नहीं है, अगर आप कक्षा में टीचर नहीं आता, कोई ऐसी चीज, नंबर ऐसा मुद्दा ही नहीं है, ऐसा मुद्दा ही नहीं छोड़ा आप लोगों ने कि विकास वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं जो भी कुछ है। चलिए ज्योति जी, आपके पास में जवाब है मनीष जी की बात का कि मुद्दे है ही नहीं, सड़क बना नहीं पाए वो जो भी है, रोजगार के अवसर गुजरात के जितने कहीं नहीं है, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सड़क मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है मनीष जी। अगर ऐसी बात होती कि आपका गुजरात इतना परफेक्ट है जहां पर कोई समस्या ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है लोगों कह रहे हैं, जो राहुल गांधी जी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं उससे लगता है कि उन्होंने ये बात तो करी नहीं है। वो बात करते हैं मेवाती की, हार्दिक की, जिग्नेश की, और वो बात करते हैं सीडी की, वो बात करते हैं 15 लाख की, वो बात करते हैं सोने की और आलू की। बार बार रिपीट करेंगे उससे कोई फायदा तो होने वाला है नहीं। आप बताइए उन्होंने नया क्या कहा? हाँ, मैं बिल्कुल वही बात मैं कर रही हूँ आपसे।
और अगर इतना ही परफेक्ट अगर गुजरात होता तो मुझे नहीं लगता था कि आपके प्रधानमंत्री जी को वहां पर 23 सभाएं करने की जरूरत पड़ती। हमेशा करते हैं। सारे बिहार में 70 करते हैं, यूपी में 60 करते हैं। आपने कुछ भी बोला इतनी देर में, मैंने एक बार भी आपको बीच में टोका हो सकता है वो मुद्दे ही मिल जाए आपको, जिनको आप ढूंढ रहे हो। सुनने का तो प्रयास करिए, अगर आप सुनने का ही प्रयास नहीं करेंगे तो मैं मनीष से कह रहा हूँ कि हो सकता है कि वो मुद्दे बहस में हमारे यहीं पर मिल जाएं जिनको आप ढूंढ रहे हो, तो आप जरा सुन लीजिए। आपको अपनी पूरी केंद्र सरकार के सारे मंत्रियों को वहां पर भेज करके वहां से देश को चलाने की नौबत नहीं आती। और दूसरी बात, आपको कोई सीडी, कोई कांग्रेस पे कमेंट करने की जरूरत नहीं होती अगर इतना परफेक्ट अगर गुजरात होता, क्योंकि जहां परफेक्शन अगर होता ना तो फिर आप अपने भाषण में, मुझे लगता है, सिर्फ अपनी बात कहनी चाहिए। जैसे आप जो बात कह रहे हो ना कि वो केवल बीजेपी का जवाब दे रहे, तो बीजेपी भी क्या कह रही है? वो कुछ कह रही है? वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर आक्षेप लगाने के अलावा इस समय भी कुछ नहीं कर रही है, आरोप लगाने के लिए। अगर आपके पास इतना ज्यादा विकास अगर हुआ होता तो आज आपको सिर्फ और सिर्फ अपने विकास के बारे में ही बात करनी चाहिए थी, विरोध के बारे में। अगर आपकी केंद्र की नीतियां अगर इतनी सफल थी तो आपको वहां पर जाकर के केवल वही बात करनी चाहिए। जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, और आप बोल रहे हो मुद्दे नहीं है, अगर मुद्दे नहीं होते तो हम जनता के बीच में नहीं जा पाते। अगर मुद्दों के बारे में अगर हम जनता के दर्द की बात नहीं करते तो आज जो आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति वहां पर मजबूत होकर के उभरी है, वो नहीं उभर पाती। अगर आप कह रहे हैं कि जब कांग्रेस के पास मुद्दे ही नहीं है तो फिर वहां पे कांग्रेस अचानक से मजबूत कैसे हो गई? कांग्रेस ने वो बात की है, वहां पर जनता के दर्द की बात की है, परेशानी की बात की है, जनता के बीच में गए हैं, और जो विरोध का माहौल जो गुजरात में जो था उसमें जाकर के जनता के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। तभी जाकर के कांग्रेस पार्टी, जो वहां पर एक बहुत कमजोर पार्टी के रूप में स्थापित थी, आज वो वहां पर टक्कर देने की स्थिति में आकर के बीजेपी की नींद को उड़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और मुझे नहीं लगता कि जनता के साथ खड़े हुए बिना, उनके दर्द को जाने बिना, उनके दर्द की आवाज बने बिना कोई भी पार्टी ऐसा कर सकती है। और अगर ऐसा कर पाई है तो उसका निश्चित रूप से यही कारण है, और इसके अतिरिक्त और कोई कारण वहां पर नहीं हो सकता। जहां तक आप विरोध की बात कर रहे हैं, फिर आपने शायद जब नोटबंदी हुई, जीएसटी लागू हुआ, आपने सूरत की रैली को देखा होगा। वहां पे कितने लोग सड़क पर आकर के विरोध प्रदर्शन किया। आपने पटेलों के विरोध को, हार्दिक पटेल ने जब किया था तो आपने उस विरोध को भी आपने देखा होगा कि लोग वहां पर अगर सब कुछ, सड़क, पानी, लाइट, खाना पीना, कृषि, उद्योग सब अगर बहुत अच्छा चल रहा है तो आदमी सड़क पर क्यों आएगा? क्यों विरोध करने के लिए आगे आएगा? अगर सब कुछ इतना ही अच्छा चल रहा होगा तो विरोध आदमी तभी करता है जब उसको परेशानी होती है, जब उसको जो चाहिए होता है वो उसको नहीं मिल रहा होता है, तभी सड़क पर आता है। और अगर वहां पे सड़क पर अगर आया है, इसका मतलब आप वहां पर वो करने में कमी महसूस। और जहां दूसरी बात, हमें इतनी कहने की जरूरत इसलिए भी नहीं है, जब आपको अपने मुख्यमंत्री को बदलना पड़ रहा है, इसका मतलब आप में कहीं ना कहीं वहां पर लोगों को लेकर के आप केवल और केवल जातीय समीकरण बिठा करके, ये तो खैर बीजेपी की आज की स्थिति भी नहीं है, मैं कहना चाहूंगी योगेंद्र जी। कांग्रेस ने हमेशा विकास के नाम पर चुनाव लड़ा है और बीजेपी ने हमेशा जाति, धर्म और भावनात्मक रूप से लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके चुनाव लड़ा, और वही चीज वो आज भी कर रही है। अब ठीक है, आज हम यूं कह सकते हैं कि आज जब उनको इस मामले में थोड़ा सा भावनात्मक रूप से यूं उछाल लेकर के उनको बीच में सफलता मिली है, आज ही नहीं मिली है, पहले भी मिली है, पहले भी धर्म के नाम पर चुनाव एक सवाल हो रहा है, वही उसी चीज को बताना चाहते हैं। राहुल गांधी को लेकर के ये लगातार कहा जा रहा है कि एटलीस्ट राहुल गांधी को कम से कम मंदिर जाना तो शुरू करवा दिया। ये बीजेपी का सीधा सीधा आरोप है। मैं योगेंद्र जी इस बात को कहना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हिंदू हमेशा से रहे हैं और वो मंदिर जाते रहे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम इनकी तरह अगर मंदिर में जाते हैं, भगवान को ढोक देते, तो हम उसके पहले तक कभी उसका प्रचार नहीं करते थे। ये हमारी कमजोरी मान लें, हमारी कमी मान लें, जिसको बीजेपी ने भुनाया है कि हम अगर मंदिर जा रहे हैं तो हम पहले उसको मीडिया को नहीं बुलाते थे वहां पर कि आप आओ हम मंदिर जा रहे हैं, हमारे को कवर करो, और उसे टीवी पे दिखाना या उसे सोशल मीडिया पे दिखाना या उसे अखबार में छापना, ये हमारी फितरत में पहले नहीं था। लेकिन बीजेपी ने इस काम को
को वो अगर माँ के चरण भी छूते हैं तो भी वो अखबार में उसकी फोटो छपवाना चाहते हैं। और आप इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेसी कभी माँ के चरण ही नहीं छूते या उन्होंने कभी अपने माता पिता की रिस्पेक्ट ही नहीं किया होता, या धर्म, कांग्रेस में जो हिंदू लोग हैं वो कभी मंदिर ही नहीं जाते हैं। तो ये जो बातें हैं ये निश्चित रूप से भाजपा ने इसको, मैंने जैसे पहले भी कहा कि भावनात्मक रूप से इसको उभारने, और ठीक है कुछ चीजें समय की मांग हो सकती है कि जब बीजेपी भावनात्मक रूप से लोगों को सिर्फ इस मामले में उकसाने की कोशिश कर रही है तो हम भी अब जा रहे हैं तो उसे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि जाना शुरू कर दिया, ये बात पूरी तरीके से गलत है। बिल्कुल तथ्यों से हम यूं कहें कि आप जो बातें, हम यूं कहें कि जो बातें हमें लगता था कि इसका विकास से कोई संबंध, मंदिर जाने का देश के विकास से मुझे नहीं लगता सीधा कोई संबंध है। ये आपकी धार्मिक भावना, मस्जिद गए हमारे सपने, मस्जिद भी अखबार में छपी थी, बिल्कुल नहीं, वो भी नहीं छपती थी, वो भी नहीं छपती थी। आपने जो किया वो यही काम था, अखबार वो भी नहीं छपती थी, वो भी नहीं छपती थी। आपने धार्मिक, आप टोपी में गए, हाँ और छपाए, अगर मंदिर में गए वहां छपाए, इसमें कौन बराबर कौन हो गया? बिल्कुल नहीं। आप मंदिर जा रहे हैं, टोपी छोड़ रहे हैं, छुपा जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो पहले भी कांग्रेस में हिंदू लोग थे, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे चुनाव आपकी पार्टी हमेशा से लड़ती रही है, धार्मिक भाव, और पहले भी आप सत्ता में आए हो इसी बात को लेकर के, और उसको भूलते आए हो। आप जो राम मंदिर को जिसको मुद्दा बनाते हो, जिसपे चुनाव लड़ते हो, उसको भूल जाते हो 5 साल में, उसको याद भी नहीं करते हो। कांग्रेस कहती है राम मंदिर का क्या हुआ, तो हम बताते हैं क्या हुआ, मुद्दा बनाने वाला कौन, तो मुद्दा बनाने वाला कौन? क्या आपने कहा हम सरकार में आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे? कांग्रेस ने कहा मंदिर क्यों नहीं बना, मंदिर बनाएंगे हो गया। आपने मंदिर बनाने की बात कही, भारतीय जनता पार्टी क्यों कहेगी? पार्टी ने कहा मंदिर बनाने के लिए, पहले कहा ना, तो फिर मुद्दा किसने बनाया? आपने बनाया, हमने नहीं बनाया, आपने बनाया। इसलिए ज्योति जी का कहना है बिल्कुल याद दिला रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं। आप बोलेंगे 15 लाख का मुद्दा कौन बना रहा है? आज पूछ रहा है कि 15 लाख क्यों नहीं आया, कौन मुद्दा? अरे मुद्दा आपने बनाया, आपने जनता को गुमराह करके आप लेकर, हाँ आपने गुमराह करके जनता, आपने चुनाव में वादा किया सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए में आएंगे। उपमाओं का इस्तेमाल अलग तरह से, मतलब आप जो चुनाव में, मैं यही बात मनीष जी से कहना चाहती थी कि चुनाव में जो भी नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी पार्टी द्वारा बोला जाता है वो उपमाएं होती है, जुमले होते हैं। जनता इसको, खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, आपने कहा है, आपने कहा है, नहीं कैसे मानेगा कोई? आपने कहा है, कोई मानेगा? आप झूठ बोलते हो, आपकी बात को मानना तो चाहिए ही नहीं। मतलब यही आप राजनीति करते हुए आपने स्वीकार कर दिया आज यहाँ पर। मैं मनीष जी एक चीज बताइए आप, खैर वैसे मुद्दा ये नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट के दरमियान ये बात थी, 15 लाख का आपके नोटिस में नहीं है कि कभी जी हालांकि अमित शाह उसके कह चुके हैं दिल्ली इलेक्शन के दौरान, ये सब पैसे ऐसे दिए जाते हैं कि सब जुमले हैं और चुनाव में हर कोई पार्टी बात ये थी योगेंद्र जी, दुनिया जानती है कि 15 लाख नहीं आ सकते, हमने तो बोला था भारत के बाहर अपना विदेशी, अगर उसका बंटवारा किया जाए भारतीय जनता में तो एक के खाते में अकाउंट में 15 लाख रुपए आते हैं, और हम वो काला धन लेकर के आएंगे। SIT बना लेकर के नहीं आएंगे तो उस सरकार हमारी थोड़ी है अमेरिका में, आप समझो बात। कहा क्यों आपने कि हम लेकर के आएंगे? आपने कहा कि आप ला नहीं सकते, 15 लाख का भी इश्यू ये है कर नहीं सकते, वो आप बोलते हो। एक पॉलिटिकल एक इश्यू हो सकता है कि हर आम आदमी जानता है कि मुझे 15 लाख रुपए ना फोकट के चाहिए, मुझे अवसर की आवश्यकता है, मुझे अवसर मिलने चाहिए ताकि मैं अपनी दिनचर्या के जरिए अपनी रोजी रोटी के साधन कमा सकूं। उसे 15 लाख रुपए ऐसे फोकट के चाहिए भी नहीं। हिंदुस्तान की जनता बहुत स्वाभिमानी है, हो सकता है कि राजनीतिक एजेंडे के रूप में इसे जरूर आप लोग उपयोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग नहीं, कांग्रेस कर रही है। हाँ, बिल्कुल पहले आपने किया तो आज हमारा दायित्व बनता है कि हम पूछे कि आपने जो 15 लाख का वादा किया था उस वादे का क्या हुआ, ये हमारा दायित्व बनता है। देखो हम रोजगार देंगे, वो भी नहीं दे रहे हो आप, रोजगार भी नहीं दे रहे हो, वो भी नहीं बोल रहे, वो भी आपने 2 करोड़ का वादा कर देते हो, 3 करोड़ का वादा कर देते हो, वो भी नहीं देते हो। आप कोई तो अपना वादा हो जो पूरा करो, और अगर आप वादा पूरा नहीं करोगे तो फिर कांग्रेस आपके वादे को ही तो बोलेगी, और आप बोल रहे हो कि कांग्रेस के पास अपने मुद्दे नहीं है। अरे ये मुद्दे ही है कांग्रेस के। अगर सरकार अगर अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं करेगी तो वही चुनाव के मुद्दे होते हैं, और वही चुनाव के मुद्दे कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही, क्योंकि आपके सारे चुनावी वादे झूठे हैं, जुमले हैं, आपने केवल उनको इस्तेमाल किया है। तो हम जनता के सामने, चुनाव जनता के सामने झूठे हैं और जुमले हैं। हाँ, अब मैं कह रहा हूँ कहाँ है सड़क, कहाँ है लाइट? नहीं, ये तो आप कह रहे हो, वो तो हम कर रहे हैं। बिल्कुल झूठे हैं, क्योंकि आपके वादे आपके वादे हैं, आप अपने वादे की ओर निभाना नहीं चाहते। आप नहीं तो हम जनता के सामने आपका वो चेहरा जरूर सामने लाएंगे
जरूर आपके सामने वादे क्या लाएंगे। है ज्योति जी? हमारे वादे तो आप हमने, कितने किलोमीटर चलेंगे? मैंने वॉकिंग नहीं की है। अरे तो आपने चलिए, अब कितनी तो वॉक बताओ। की है वो क्यों नहीं बता रहे? आप बताओ। आपने कितनी वॉक की है वो क्यों नहीं बता रहे? आपके पास भी, क्योंकि बताने को हमारे नहीं पाले है, में खेल रही है। बताने को नहीं। हम भी कह रहे हैं आपके पास भी कुछ नहीं, अब यही केवल कह रहा हूं। कांग्रेस के ऊपर आक्षेप You don't लगाने have के anything अलावा to say. आपके पास भी नहीं है ना। आप कितनी वॉक, आप हमको बोल रहे हो हम कितनी वॉकिंग करेंगे, तो जनता आप पूछिए, बताओ, जनता। आप बताओ आपने कितनी वॉक जनता की है? पूछेगी। पर आपके पास आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने कितनी वॉक हमने की? बताया। कहाँ बताया? आप नहीं बता रहे हो, यही तो ग्रोथ हम कह रेट रहे हैं। 7% पे आप आया, हम यही तो हमने बता रहे हैं। गुजरात के आप लोगों का वहां पर व्यापार जाकर बढ़ के गया। केवल चलिए, सीरीज दिखा रहे हो, केवल ज्योति जी, अब छोड़ा केवल मत आक्षेप और समय आरोप कम है। लगा रहे हो। मैं मनीष वहां जी, पे मनीष जी, अपनी विकास की एक चीज काबिलियत मैं जानना नहीं बता चाहूंगा रहे आपसे। हो। मनीष जी, एक चीज जानना चाहूंगा। अपनी बात सही है कि देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सत्ता पक्ष हमेशा विकास की बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आज ये बात करेंगे कि यूपीए सरकार ने उस वक्त कुछ नहीं किया था तो किसी के गले बात उतरेगी नहीं, क्योंकि 22 साल से आप लोग वहां शासन में हैं, छठी बार आप चुनावी मैदान में हैं जीत के लिए आप लोग वहां पे इस वक्त, और 13 साल शासन किया है नरेंद्र मोदी जी ने, जो बहुत बारीकी से जानते हैं। 22 फेडरल साल से सिस्टम को बीजेपी देखें। की सरकार है वहाँ। मैंने वो कहा ना, तो 22 साल से आपकी सरकार इस वक्त सिंबॉलिक मनीष पारिक साहब कमल के फूल जी, और जी, वही। बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने विकास की बात कही है कि हमें विकास की चीजें लेकर के जा रहे हैं, सारी बातें लेकर के जा रहे हैं। इसका मतलब आप लोग विकास को आधार बना रहे हैं और विकास पे कर रहे हैं आप, है ना, अपने 2 कदम आगे उसी पे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी वहां उलझी हुई क्यों है? जो हर कोई लिख रहा है कि बीजेपी वहां भारी मशक्कत करनी पड़ रही है, जो 2009 में बीजेपी को नहीं करनी पड़ी थी। तो विकास के एजेंडे को या तो वो मतदाता पसंद नहीं कर रहा है, या विकास हुआ नहीं है। मैं कम शब्दों में चाहूंगा आपसे, या तो विकास हुआ नहीं है, या जो मतदाता है वो विकास की बातें नहीं सुनना चाहता। वजह क्या है? नहीं, विकास तो हुआ ही है। कांग्रेस ने भी कहा है, पर कांग्रेस कह रही विकास पागल हो गया है। उन्होंने कहा वे विकास तो है वो एक किसी गुजराती ने कहा जो कांग्रेस ने पिक किया उसको। जी, वही मतलब जी, कांग्रेस का वो मेन स्टंट था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकास को तो स्वीकारोक्ति मिली ही है ना। एक अगर स्वीकारोक्ति वो चाहे मिली पागल थी रूप में हुआ तो हो, फिर चाहे आप अच्छे अगर रूप में हुआ बोलो हो। तो सही। अरे आप कह रहे हो आप विकास अपने हुआ है विकास ना। की बात बोलो तो वहाँ सही। पे वहाँ जनता नहीं पे बोलती। आप वहाँ पे विकास की बात को खुद बोल ही नहीं रहे हो जनता तो और बोल बोल रहे नहीं हो रही ना विकास कुछ। परफेक्ट वो है, तो करी, ये तो ठीक है। विकास परफेक्ट है, तो फिर बोलो उस बात को कि विकास चलिए, मैं perfect माफी है, चाहूंगा। एक जनता को आखिरी तो सवाल क्या चाहिए? महेश जी से मैं आखिरी सवाल लूंगा। महेश जी, हमें अभी आखिरी सवाल है आपसे मेरा। इतना समय जानना चाहूंगा कि मनीष जी विकास की बात कर रहे हैं, ज्योति जी अपनी बातें कह रही हैं, और तस्वीर हम आए दिन देखते हैं वहां की, और रोज बदलेगी। गुजरात का चुनाव, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर एक बार के लिए बीजेपी हार भी जाती तो बीजेपी ये मान के चल रही थी कि हमारा जीतना जरूरी इस वजह से कि वहां पे 80 पार्लियामेंट की सीटें जो 2019 में हमारे लिए सबसे बड़ी होगी। अगर हमारी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश सत्ता की सीढ़ियां तय करता है फेडरल सिस्टम के लिए, और ये आज तक का इतिहास भी रहा है। मैक्सिमम टाइम जो उत्तर प्रदेश में जो लोग जीत के गए हैं वही सत्ता के सिंहासन पे दिल्ली में बैठे हैं। ये एक जरूरी था। लेकिन गुजरात का चुनाव एक दूसरे मोड पे है। गुजरात के चुनाव के साथ में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी जिसका दावा कर रही है, उसके मुखिया यानी कि अमित शाह गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। नरेंद्र मोदी जो हमारे मुख्यमंत्री, माफ करिएगा, प्रधानमंत्री हैं, वो गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में दोनों की एक अस्मिता का सवाल है कि बिल्कुल, और जो आपने कहा कि अब एक इमोशनल टच दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। अगर विकास का एजेंडा, कांग्रेस के पास में कोई मुद्दे नहीं है, जो एक विश्लेषक आम भाषा में कहते हैं कि भारी मशक्कत इस वक्त बीजेपी को करनी पड़ रही है, तो वास्तव में निचोड़ क्या निकाला जाए कि इस ऐसे मोड़ पे आ गए है चुनाव कि जो बीजेपी के लिए सहज नहीं रहा? देखिए, ये जो चुनाव है, ये गुजरात वाला, ये चुनाव है आने 2018 और 2019 में जो लोकसभा के जो चुनाव होंगे, इसका पूरी की पूरी तरह से प्रभाव छोड़ेगा। इसके इम्पैक्ट होंगे, तक जाएंगे। और ये प्रधानमंत्री का जो है, मोदी का करिश्मा कितना है, उनकी छवि कितनी और उनका मतलब कितना प्रभाव बना है लोगों पे, मतदाताओं पर कितना है असर, ये इस बात का भी एक पैमाना होगा। विकास का एजेंडा हर चुनाव, हर दल ये करता है कि विकास की बातें, लेकिन विकास के पैमाने क्या है, कोई जो तंत्र जो है आपका सरकारी तंत्र, वो तय करता है किस तरह का मतलब तंत्र। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि कभी विकास नहीं रहा हो या विकास करेंगे नहीं या कोई। लेकिन अब ये जरूर है कि मोदी की इमेज क्या रहेगी, और साथ साथ ही ये जो आने वाले जो चुनाव हैं, 2 साल, 1.5-2 साल में जो चुनाव होंगे, उसकी ये कि प्रतिबिंब। तो यानी कि माना जा सकता है कि गुजरात का चुनाव महत्वपूर्ण इस नाते भी है कि नरेंद्र मोदी साहब को उस पैमाने को फॉलो करना पड़ेगा, उस दौर से गुजरना पड़ेगा कि उनकी लोकप्रियता का ग्राफ गुजरात में
तो गुजरात का एक मैसेज जाता है, विकास का एजेंडा, गुजरात का एजेंडा वहीं से गया था। क्या वास्तव में एक गुजराती ने जिसने कहा था, कांग्रेस ने उसे पिक किया कि विकास तो पागल हो गया। कुछ इस तरह की चीजें हैं जो कहने में बहुत छोटी बात लगती हो, और यही बड़ी वजह है कि मोदी साहब को वहां पे काफी समय देना पड़ रहा है, एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। यूं तो देखिए, लीडर के नाम पे नरेंद्र मोदी, बीजेपी के पास में एक सशक्त और एक रणनीतिकार, एक पूरी टीम है उनके पास में। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि गुजरात का चुनाव सहज नहीं है, मशक्कत करनी पड़ रही है बीजेपी को वहां पे, और मुकाबला कड़ा है। परिणाम क्या होंगे तो 18 दिसंबर को तय होगा। लेकिन फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि पूरी देश की निगाहें गुजरात पे आकर के टिक गई हैं। जिन राज्यों में चुनाव नहीं है, आपस में मतदाता नहीं है, बावजूद उसके भी गुजरात के चुनाव में सबको इंटरेस्ट आ रहा है। चलिए, आज खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।